हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 19। ये चैप्टर कई मायने में इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के विषय में चर्चा करेंगे, यानी भारतीय राजनीतिक दल के विषय में। ये जो है चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 10वीं क्लास में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे 11th क्लास में हो, या बीए में हो, चाहे एनआईएस सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों। ये हर क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि उनके सिलेबस में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है तो ये कई मायने में उनके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको समझाने की कोशिश किया जाता है। साथ में डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। We are doing here a national party in India. There is a first topic here arrive is the meaning and the role of political party. What do you mean and the role of political party here in India? The human being have a way to organize himself in a group and the large formation. Political party have emerged as one of this human organization in the modern age. Their idea from to the government is run through one or other method of representative institution. All the representative government and representative institution required to extensions of the political parties. A political party is an organized body of the people who are share the content of common principle and the goal regarding the political system of a country. The main purpose of political party is to acquire and return political power. The political parties which are run to the government is called to the ruling party. In a coalition of government, there may be more than one the ruling party here, and those who sit on the opposition and criticize and analyze the performance of the ruling party, and generally are the specific issues called to the opposition of party. A political party as a should have to the following extremely feature. The feature here is arrive is the most important feature of political party here. The first is important feature. It is a must be organized body of people with a formal membership. And second here, it is a must have a clear split out of policy and programs. And third here, it is a member should be agree with it is a ideology, policy and programs, and it must aim to be getting power through the democratic process. It must have a clear and acceptable leadership. And the last year, it must focus on the board issue and the major area of government policy. आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर राष्ट्रीय राजनीतिक दल। देखिए, ये भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जो है हम चैप्टर कर रहे हैं, जो कि कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका जो पहला टॉपिक यही बताता है कि राजनीतिक दलों का अर्थ और भूमिका क्या है। देखिए, जो भारत में राजनीतिक दल है उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या अर्थ है और उनका जो है हमारे भारत में क्या स्थान है, और इनको कब बनाई गई, कौन जो बनाने वाले कौन व्यक्ति थे। तो इसके विषय में जो है विस्तार पूर्वक हम इस चैप्टर में जो है चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए राजनीतिक दलों का अर्थ और भूमिका, तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि मानव जाति ने अपने आप को समूह और इसे बड़े रूपों में संगठित किया है। आप देखोगे कि इंसान जो है अपने आप को समूह में संगठित करने की सदैव ही कोशिश करता रहा है और संगठित करने में सफल भी हुआ है। राजनीतिक दल ऐसे ही मानव संगठनों में से एक है। कहते हैं आधुनिक युग में आदर्श सरकार किसी न किसी प्रतिनिधित्व संस्था के माध्यम से चलाया जाता है, और सभी प्रतिनिधित्व सरकार और संस्थाओं के लिए राजनीतिक दलों का होना
अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब तक कोई हेड नहीं होगा तब तक घर भी नहीं चलाया जा सकता, तो देश चलाने की बात तो आप दूर की सोचिए। क्योंकि कहते हैं कि घरों में जो बुजुर्ग होते हैं वो पूरे घर के दायित्व को संभालते हैं, उसी प्रकार देश में भी को चलाने के लिए भी किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है और उनकी भूमिका एक अलग ही स्थान रखती है। राजनीतिक दल लोगों के एक संगठित संस्था मानी जाती है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल जो होते हैं लोगों की एक संगठित संस्था होती है, क्योंकि इसमें कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग, कहते हैं कई भाषा के लोग जो होते हैं एक ही दल में संगठित होते हैं। इसलिए राजनीतिक दल को एक हम संगठित संस्था भी कह सकते हैं, जिसके देश की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सामान्यता, सिद्धांत और लक्ष्य होते हैं। आपने देखा होगा कि सभी पार्टियों की अपनी अपनी एक एजेंडा होती है जिस पे वो चल रहे होते हैं। उनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं जिसको लेके वो आगे अग्रसर होते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना और उससे बनाए रखना होता है। आपने देखा होगा कि भारत में राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य होता है कि वो सदैव ही सत्ता में आसीन हो, और इसके लिए वो कभी कभी दल बदलने को भी नहीं मानते हैं। यानी दल बदलना उनकी एक कहते हैं परंपरा सी बन जाती है। अगर देखते हैं कि जिस तरफ जो है पानी बह रहा होता है उसी साइड चले जाते हैं। ये राजनीतिक में आम बात हो गई है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनको सत्ता प्राप्त करना होता है और राजनीतिक में अपने आप को बनाए रखना होता है। तो सभी दल का यही उद्देश्य होता है कि वो राजनीतिक में अपना पैठ जो है बनाए रखे। इसलिए वो हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे उनके लिए जो भी मर्जी उनको करना पड़ जाए, वो हर संभव कोशिश करते रहते हैं कि उनकी पार्टी की ही मेजोरिटी बने और उन्हीं की सरकार रहे। तो इसके लिए हर जो पार्टी है अपना कोशिश सदैव करता ही रखता है। ठीक है, सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल को शासक दल कहते हैं। जो राजनीतिक चला रहे होते हैं, जिनकी विजय होती है, ठीक है, उनको हम राजनीतिक दल के जो शासक दल कहते हैं। यानी वो शासक जो है पूरे भारत पे राज्य करने के लिए अग्रसर होता है। एक संयुक्त मिली जुली सरकार में एक से अधिक शासक दल हो सकते हैं। देखिए, एक मैंने अभी ये कहा भी कि इनका जो है मेन मोटिव जो होती है प्रशासन बनाए रखना होता है, सरकार बनाए रखना होता है। तो कभी कभी ये मिली जुली सरकार में भी बना लेते हैं, इसी को हम जो है शासक दल हो सकते हैं। यानी एक समय में कई शासक दल होते हैं, तो उनमें अपना विचारधारा होती है जिसकी वजह से वो दोनों जो है कार्यरत होते हैं। विपक्ष में बैठने वाले और शासक दल के कार्य के आम तौर पर अथवा विशिष्ट मुद्दे पर आलोचना एवं विश्लेषण करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि राजनीतिक में जो होते हैं, एक पक्ष में तो सरकार होती है, दूसरे पक्ष में विपक्षी दल होते हैं। विपक्षी दल का कार्य होता है कि सरकार ने जो भी कुछ किया है उसमें अगर गलतियां हैं तो उसको जो है संसद के सामने पेश करे, या वो मुद्दे जो है आलोचना और विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक दल जो है विपक्षी दल का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इसलिए किसी भी कहते हैं देश में विपक्षी पार्टी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे सरकार जो है मनमानी ढंग से अपना कार्य नहीं कर सकती है। एक राजनीतिक दल में निम्नलिखित आवश्यकताएं जो है विशेषताएं होनी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी विशेषता होना राजनीतिक दलों में आवश्यक है। तो पहली विशेषता तो यही मानी जाती है कि ये औपचारिक सदस्यता वाली लोगों की एक संगठित संस्था होनी चाहिए। यानी औपचारिक सदस्यता वाले लोगों की एक संगठित होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे स्पष्ट नीति और कार्यक्रम होना चाहिए। यानी उनकी अपनी एक नीति कार्यक्रम होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी कार्यक्रम पर जो है वो आगे अग्रसर होते हैं। इसके सदस्यों के इसके सिद्धांत और नीतियों और कार्यक्रम में सहमत होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके लक्ष्य लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना चाहिए। यानी देखा जाए तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के समय में देखते ही हो कि आज लोकतंत्र तरीके से सत्ता प्राप्त नहीं करते हैं, कभी दल बदलू कर लेते हैं, कभी दूसरे खेमे में चले जाते हैं। तो इस तरह के जो है लोकतंत्र के जो है विश्वास को आघात पहुंचता है। इसका स्पष्ट और स्वीकृति नेतृत्व होना चाहिए। यानी स्पष्ट और सक्रिय स्वीकार्य नेतृत्व होना चाहिए। यानी इनकी हर कार्य जो होना चाहिए स्पष्ट और सुचारू रूप से होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यही इनकी विशेषताओं में से आते हैं। इसके विस्तृत मुद्दे और व्यापक सरकार क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी जो है लोगों की परेशानी है, जो मुद्दा है, उन पे इनका ध्यान केंद्रित होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। The one next topic is types of party system. So what do you mean types of party system here? India has a multi-party system. India politics is dominated by several national and regional parties. There is a countries where there is a one-party system, a two-party system. As well, there is a Soviet Union and Yugoslavia has a single-party system. Similarly, China has a one-party system. Earlier, in Germany, there existed only one party.
the Nazi party. So there is the case of Italy, where Italy is where the only party was known as the Fascist Party. In a two-party or bi-party system, there are two main political parties. The United Kingdoms, the United States, America, Australia, New Zealand have a bi-party system. There is many exit other parties, but there is a role of general insignificance. For example, in UK there is two main parties. The Conservative Party has the Labour Party, and USA is the two main parties: Republican Party and Democratic Party. Japan, France, Germany, and the Switzerland have a multi-party system. The India is a follow to the multi-party system. The politics dominated by the several national and regional parties in India. देखा जाए तो यहाँ पर दलीय व्यवस्था के प्रकार देखिए, कहते हैं दल व्यवस्था की प्रकार होना क्यों जरूरी है, ये तो आपको पता ही है कि अगर एक पार्टी की रहेगी सिस्टम तो वहाँ पर जो होता है एक ही जो पार्टी का सब प्रभुता रहेगी, यानी देखा जाए तो ये सरकार जो होती है तनाशाह हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं बहुदलीय पार्टी व्यवस्था होना किसी भी डेमोक्रेसी की जो है सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी लोकतांत्रिक सुरक्षा के लिए डेमोक्रेटिक होना यानी बहुदलीय व्यवस्था होना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मान्यता रखता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था भी है और भारतीय राजनीति में अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व ही है। ऐसे देश भी है जहां एक दलीय व्यवस्था अथवा द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता है कि इस देश में कि छोड़ के जाके विदेशों में जाकर देखोगे तो वहाँ पर जो है एक दलीय व्यवस्था भी और द्विदलीय व्यवस्था भी स्थापित हो चुका है और है भी। कहते पूर्व सोवियत संघ और यूगोस्लाविया में एक दलीय व्यवस्था थी। इसी प्रकार चीन में एक दलीय व्यवस्था है। पहले जर्मनी में केवल एक दल नाजी पार्टी थी और इटली में भी ऐसा ही था, जहां की एकमात्र पार्टी फ्लेस्टिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता था। द्विदलीय व्यवस्था में दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, जैसे इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। वहाँ अन्य दल हो सकते हैं परंतु उनकी भूमिका प्रायः जो नग्न होती है। इनको जो दूसरे पार्टी होते हैं उसमें से आज तक कोई भी व्यक्ति जो है चुना नहीं गया है, सिर्फ अमेरिका में छोड़ के जो 2004 में इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, तो उसमें जो है दूसरे पार्टी के सदस्य यानी दो पार्टी को छोड़ के तीसरे पार्टी ने अन्य ने जो है अपना राष्ट्रपति पद पे जो है आसीन हुआ था। तो इक्का बार भी यही हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। अगर बात करें उदाहरण के लिए इंग्लैंड में दो मुख्य दल लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी पाई जाती है, जो कि इंग्लैंड का मुख्य दो पार्टी होती है। अमेरिका में दो मुख्य दल रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी रहती है। यहाँ पर अमेरिका में कई और भी पार्टी होती है, मैंने अभी बताया भी था कि यहाँ पर सिर्फ एक बार 2004 में ही विजय दूसरे पार्टी ने किया है। अदरवाइज जितने भी प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ पर वो तो या तो रिपब्लिकन पार्टी की होती है या डेमोक्रेटिक पार्टी की ही होती है। भारत की तरह जापान, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था बनाई गई है। यानी भारत में बहुदलीय व्यवस्था बनाने का अपना एक जो है अलग सोच थी और अलग विचार था। कहते भारत में अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का जो है अपना प्रभुता हर एक क्षेत्र में रहता है। इसलिए क्षेत्रीय दलों का भी अपना विशेष महत्व रखता है। आपने देखा होगा कि बहुत से क्षेत्रीय दल जो है अपने क्षेत्र से विजय होते हैं, वहाँ पर नेशनल पार्टी का कोई भी सिक्का नहीं चल पाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात जो है भारत के लिए ज़रूरी है। The next important topic here, evolution of party system in India. Where is the evolution of the party system in India? The evolution of the India party system can be traced to the formation of the Congress. The first party here, the Congress Party, as a political platform in 1885. Another party as group organized later. The Indian National Congress was formed as a response to the colonial rules and achieved the independence from the British rule. There is a first important party in India is a Congress National Party is a 1885 is a formation. And after independence and with the adoption of a democratic constitution, a new party system emerged in the work of the first general election based on the universal adult franchise in the year 1952. In preceding lesson, you have learned about the universal adult franchise in detail. During the post-independent period, the party system passed through the various phases. The various phases here. The first phase is known as the phase of the one-party dominance because it is expansions of Kerala during 1956 to 59. The ruling party both at the center and their state was the Congress.
The second phase in 1967 to 1975 saw the emergency of a multi-party system in India. In the assembly of election in 1967, Congress was defeated in the 8th state. For the first time, non-Congress party formed is a government in the state. This party is formed is a coalition government and then come to split to Congress into the Congress is a O and the Congress N. That is divided by the Congress here O and the Congress O, and however the Congress again become a dominant force at the center after winning 1971 mid-term poll, and then come to emergency period of 1975 to 77, which known as the authoritarian period of Indian democracy. With the fitting of emergency, the dominance of Congress ended in the general election of 1977. Congress was defeated by the Janata Party. Janata Party come into the existence as a result of the merger of the many opposition party. But again, 1980 is the general election. Congress as a come back to the power and remained in the power till 1989. Janata Party emerged out of the merger of the Congress O, led by the Morarji Desai, and Bharatiya Lok Dal, led by the C.H. Charan Singh. Congress for Democracy CFD, and led by the Jagavani Ram and the H. Isa Bhaguna, and the Socialist led by George Fernandes and the Jan Sag, the lead by the L.K. Advani. In 1989 election, the National Front joined of the government with the support of BJP and there is a left front. But this information could not be lost. It is a tenure and the election for the 10th Lok Sabha were held on the May and June 1991. Congress again formed to the government at the center. In 1996 general election, is BJP emerged as the single largest party was asked to form of government at the center. Since there could not be proved it a majority within the given time, it had is a resign. The United Front, which has the combination of the 13 party, formed the government at the center with the external support of Congress and CPIM, but is a government also could not have last is a fully term. And third, there is a coalition of government formed under the leadership of BJP after 1998. An election was defected in the Lok Sabha. The 1999 is the election again to provide them to the opportunity to form a government which lasted its fully terms under a multi-party coalition known as the National Democratic Alliance, means NDA. In the 14th general election held in 2004, Congress emerged as the single largest party. There is a Congress emerged as the single largest party. It is a formed alliance with the like-minded of parties and formed government at the center. The phase of Indian party system is began in the 1989 and is still continually has been to the planet called a phase of relational politics. And no single party has been able to form a government on its own at the center. यदि हम अगले पॉइंट की बात करें जिसमें भारतीय दलीय व्यवस्था का विकास है, तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत में जो है दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इसका शुरुआती कहाँ से माना जा सकता है। तो कहते हैं भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास का आरंभ अगर देखा जाए 1885 में माना गया कि एक रणनीतिक मंच के रूप में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी 1885 में जो है भारत में पार्टियों का शुभ आरंभ हो गया जो कि इंडियन के फॉर्म में थी। यानी जो पहला जो यहाँ पर बनाई गई पार्टी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना औपनिवेशिक शासन के प्रत्युत्तर के रूप में तथा ब्रिटिश शासन की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए की गई थी। यानी ब्रिटिश से जो है दो चार हाथ करने के लिए जो है इस पार्टी की स्थापना किया गया था।
स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो लोकतंत्र संविधान अपनाने के साथ 1952 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर जो है आधारित प्रथम आम चुनाव के दृष्टिकोण से एक नई दलीय व्यवस्था उभर के सामने आई, जिसके विषय में हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विषय में हम पिछले चैप्टर में पढ़े भी थे। अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को तो जरूर देख लेना, उसमें आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विषय में जो है विस्तार पूर्वक आपको मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद समय में दलीय व्यवस्था विभिन्न स्थिति अथवा आचरण में से गुजरने लग गई। यानी देखा जाए तो कहते हैं समय समय पे जो है बहुत से बदलाव होने को देखने को मिला। कहते हैं एक ही पार्टी से कई पार्टी जो है फॉर्मेशन भी हुई। पहली स्थिति को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता था, क्योंकि केंद्र और राज्य में केवल 1956 से लेकर जो है 59 तक, यानी 1956 से 59 तक में सिर्फ जो है केरल का अपवाद छोड़कर कांग्रेस दल का शासन रहा। दूसरी स्थिति में देखा जाए जहां पर 1967 से 75 में भारत में बहुदलीय व्यवस्था के उद्भव को देखा गया, यानी यहीं से जो है सूत्रपात हो गई यहाँ पर बहुदलियों का। कहते हैं 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 राज्य में पराजित हुई और इन राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेस दलों ने संयुक्त सरकार बना ली थी। 1969 में कांग्रेस ओ और कांग्रेस एन के रूप में विघटित हुआ, यानी कांग्रेस का ही विघटन होकर ये दो पार्टी में विभक्त हो गई। ये तो जनरल सी बात है, कहते हैं एक पार्टी होते हैं तो उसमें कई विचारधारा वाले लोग होते हैं, जिसके कारण जो है पार्टी जो है विघटित हो जाती है। तो कांग्रेस का भी ऐसा ही हुआ, कांग्रेस दो पार्टियों में विभक्त हो गई। परंतु 1971 के मध्यवर्ती चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस एक बार फिर एक प्रभुत्व ताकत बन गई, यानी 1971 में काफ़ी पावरफुल बन गई। तब अवधकाल जो है 1975 से 77 का युग आया, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सर्वसत्तावादी युग भी कहा जाने लग गया। अवधकाल हटने के साथ ही कांग्रेस का जो है प्रभुत्व भी समाप्त हो गया, क्योंकि अल्पकाल का जो घटना था वो इंदिरा गांधी को ही माना जाता था प्रमुख। 1970 के आम चुनाव में कांग्रेस को जनता पार्टी ने काफ़ी मतों से पराजित किया और कई राजनीतिक दलों के विलय के फलस्वरूप जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई। लेकिन 1980 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस पुण्य सत्ता में लौट आई और 1989 तक सत्ता में बनी रही। कहते कांग्रेस के लिए जो था उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही, लेकिन फिर भी पार्टियों का जो था स्थापना होती चली जा रही थी। यहाँ पर जनता पार्टी देखिए, मोरारजी देसाई नेतृत्व वाली कांग्रेस, यानी चरण सिंह के नेतृत्व वाले लोक दल और जो है जगजीवन राम के नेतृत्व वाले कांग्रेस फॉर अ डेमोक्रेटिक, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समाजवादी और एल.के. आडवाणी के नेतृत्व वाली जो है जनसंघ के विलय से उभर कर आई थी। यानी जनता पार्टी एक पार्टी की नहीं थी, इसमें कई पार्टी जो थी सम्मिलित थी। जैसे आपको पता ही है कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली कांग्रेस थी और चरण सिंह के नेतृत्व वाली जो है लोक दल थी, और जो है जगजीवन राम के नेतृत्व वाली कांग्रेस और जो है फॉर डेमोक्रेसी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समाजवादी और एल.के. आडवाणी के नेतृत्व वाली जो है जनसंघ विलय के उभर कर ये एनडीए बनाई गई। यानी सभी सरकार को मिला के जो है एक दल बनाया गया, तब जाके जो है कांग्रेस को जो है हार का मुंह देखना पड़ा। 1989 के चुनाव में नेशनल फ्रंट में जो है भाजपा और वाम दलों के सहयोग से सरकार बनाई, परंतु ये दोनों दल अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए और 10वीं लोकसभा के लिए नई जो है मई जून 1991 में चुनाव करवाए गए। कांग्रेस ने फिर से केंद्र में सरकार बना लिया और 1996 के आम चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। उसे केंद्र में सरकार बनाने का अवसर भी मिला, क्योंकि यह निर्धारण समय में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी, इसलिए इसे त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी के बाहरी समर्थन के आधार पर बनी, यानी 13 दलों के संयुक्त मोर्चा सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा न कर पाई। यद्यपि 1998 के चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में बनी संयुक्त सरकार को 1999 के चुनाव में दोबारा सरकार बनने का अवसर प्रदान किया, जिसने बहुदलीय संगठन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन के लिए एनडीए के रूप में अपना कार्यकाल पूरा भी किया। यानी देखा जाए तो इसमें जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जहाँ पर जो है बीजेपी ने अपना जो है पैठ बना लिया था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आती है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो है मेन नेतृत्व था, जिसकी वजह से जो है 1998 में जो है ये जो है एनडीए ने अपना जो है सफलता प्राप्त कर सकी। 2004 के 14वें आम लोक चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई और केंद्र में वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन की सरकार बनाई गई। इसमें जो है मनमोहन सिंह को जो है प्रधानमंत्री के रूप में
जो है नियुक्त किया गया। यानी 2004 में सबसे इम्पोर्टेंट थी कि ये एक वाम मोर्चे के समर्थन में गठबंधन सरकार बनाना कांग्रेस को सबसे बड़ी जो थी सफलता थी। फिर 1989 में आरंभ हुई भारतीय जो है दलीय व्यवस्था का दौर अभी भी चल रहा है और इसे मिलीजुली अथवा गठबंधन की राजनीति का दौर कहा जाता है। कोई भी दल इस दल में अपने दम पर जो है केंद्र में सरकार बनाने में सफल नहीं हुआ है। यानी अभी तक देखा जाए तो सभी दलों ने जो है गठबंधन का सरकार ही बनाने में सफल हुआ है। कहते हैं किसी को भी पूरे बहुमत मिलना संभव नहीं है, क्योंकि भारत जो है बहुदलीय पार्टी है और यहाँ पर बहुदलीय होने के कारण किसी एक पार्टी को समर्थन मिलना संभवता नहीं रहती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो कि ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम जो है क्षेत्रीय दल और नेशनल दल में जो है डिफरेंस करेंगे। यानी जो है क्षेत्रीय दल और जो राष्ट्रीय दल में क्या अंतर है। साथ में हम जो है भारत में जो दल अभी कार्यरत है, जो पार्टी अभी बनी हुई है, जो पार्टी अपना कार्य कर रही है, उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो आगे का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से 2 कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसको आपको करना है। एक तो ये कि दूसरे बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने में अपना विशेष योगदान देना है, और दूसरी बात यह है कि पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी आपके हित में रहेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप सोचिएगा कि मैं जो है यूट्यूब से रिसर्च करके जो है इसको दोबारा मैं प्राप्त कर लूँगा, तो अगर आप यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो वो वीडियो अब सबसे पहले आएगा जो ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे उपलब्ध था। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेने से ये फ़ायदा होता है कि आप जब चाहोगे ये मेरे जो है चैनल पे आ जाओगे और वहाँ पर जो है आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप तिरपान स्टडी सेंटर द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हो या दूसरे बच्चों को भी लाभान्वित कर सकते हो।